CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए फोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। आज एक बार फिर हम सुभाष चावला जी के पास आए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार मेयर रह चुके हैं और फिलहाल जो चुनाव है उसमें बिजी हैं प्रचार में। इसी को लेकर के हम जानेंगे कि क्या शहर में चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से क्या स्थिति है, कांग्रेस की तरफ से स्थिति क्या है। जिस तरह से अकाली दल के नेता ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, ये क्या है, सारा चीजों को लेकर के एक मंथन जो है वो करेंगे और चावला जी बताएंगे कि ये सब है क्या। एक और चीज जो इनसे बात होगी, टिकट जब से कांग्रेस से अनाउंस हुआ है मनीष तिवारी को लेकर के, पवन बंसल किस स्थिति में है या चुनाव प्रचार में वो निकलेंगे भी या नहीं, कुछ ना कुछ तो बात होती रही होगी चावला साहब के साथ। इन्हीं सब बातों को लेकर के बात करेंगे। चावला साहब, सबसे पहले चुनाव का एक विश्लेषण। अब तक कांग्रेस पार्टी, भाजपा और बीएसपी, इन लोगों से कैंडिडेट का जो है अनाउंसमेंट है, अभी तक स्थिति क्या देखते हैं? खासकर जो लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। मधुकर जी, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, जो आज तक के जितने भी चुनाव हुए हैं चंडीगढ़ में, जब से लोकसभा बनी है, उससे थोड़ी स्थिति इस बार हटके अलग लग रही है। सबसे पहली बात तो है कि मुझे नहीं याद आ रहा कि कभी भी किसी चुनाव में दोनों पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी या जो और पार्टियां लड़ रही हैं, कांग्रेस या और उन्होंने कभी इतनी जल्दी अपने प्रत्याशी घोषित किए। करीब आज 20 दिन हो चुके हैं, दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट कर दिए थे। पहले अक्सर होता था कि जिस दिन नॉमिनेशन शुरू होते थे 2 दिन, 1 दिन और कई बार तो आखिरी दिन तक भी घोषणा की गई है। तो जो गतिविधियां आज चल रही हैं ये पहले कभी नहीं देखी गई। या तो ये 20 दिन पहले की वजह से है, या पार्टियों ने ये समझा हुआ कि जो थोड़ी बहुत इधर उधर होनी है वो हो जाए पहले, उसको जाके प्रत्याशी को ठीक करने का मौका मिल जाए। पहले आपने देखा होगा कांग्रेस से कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ लोग नाराज होकर उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई, कुछ मुद्दे थे उन पे अभी भी कुछ नाराजगियां दूर हुई, कुछ नहीं हुई। फिर उधर से बीबी हरजिंदर कौर जी को निकाला, ये भी शायद एक घटना है, राजनीतिक घटना है। फिर हरदीप सिंह कल आज ही जो आम आदमी पार्टी में चले गए, ये कोई छोटी बात नहीं है, देखने को छोटी लगती है, लेकिन इसमें देखते हैं कि विचारधारा कैसे बदली। अकाली दल और बीजेपी की जो साझ है वो 30-35 साल से जो जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो सारे मिलके लड़ रहे हैं, सारे नगर निगम और सारे पार्लियामेंट चुनाव, वो सारे इसलिए एकदम से बदलाव आया। उसके बाद ये जो अलायंस हो गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। 2 साल पहले चुनाव हुए, कॉरपोरेशन के कैसे एक दूसरे के खिलाफ हम लड़े, कैसे एक दूसरे को हराया। कल मैं देख रहा था धनास में मंच पे, कांग्रेस के मंच पे 3 आदमी बैठे थे जिन्होंने तीनों ने कॉरपोरेशन के चुनाव में कांग्रेस को हराया। तो ये बदलाव है एक तरह का राजनीतिक तौर पे, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं विचारधारा से भी लोग भटक रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है, इसलिए अब इस पे आकलन 2-4 दिन बाद होगा। अभी तक क्योंकि कल मुझे लगता है जो बीजेपी की खबरें आई कि कल भरेंगे टंडन जी, और उसके बाद कांग्रेस वाले 13 या 14 को होगा नॉमिनेशन। इसके बाद अब ये जो सारी घटनाएं होंगी, इस पे मेरे ख्याल है कि दोनों पार्टियां बैठ के आकलन करेंगी कि अब चुनाव शुरू उस दिन से होगा। अभी भी मुझे उम्मीद है, मैं इस बात की जो जानकारियां मिल रही हैं कि अभी भी कुछ पार्टियों से इधर उधर लोग होंगे। आम आदमी पार्टी से कुछ उधर जा सकते हैं, उधर के इधर आ सकते हैं। ये तीनों पार्टियों में अभी होगा सारा, क्योंकि एक के आने से कहीं ना कहीं दूसरा नाराज जरूर होता है, ये भी मान के चले। अगर वो आम आदमी पार्टी में गए हैं तो वहां भी थोड़ी नाराजगी हो सकती है, कांग्रेस से उधर गए हैं तो उधर नाराजगी, ये सारी चीजें चलेंगी। तो इस पे आकलन आज तो यही बनता है कि ये परिस्थितियां नई है शहर के लिए, वोटर अभी शांत है। अब चुनाव को देखना ये है कि दोनों अभी जो आया है चुनाव में, ये बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि पार्टियों ने अपनी तौर से अभियान चलाया ही नहीं। अभी दोनों पार्टियों में जो लोग, जब नए कैंडिडेट आते हैं, जैसे मनीष जी भी नए हैं शहर में, पहले वो लोकसभा के और टंडन जी भी नए हैं चुनावी राजनीति में,
वैसे तो चंडीगढ़ के चंडीगढ़ के चुनावी राजनीति में नए हैं, तो जब नए आते हैं तो कुछ नए लोग उनको बुला। चंडीगढ़ चुनावी राजनीति में नए, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, चंडीगढ़ चुनावी राजनीति में नए हैं, दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी है। तो कुछ लोगों ने उसमें आते हैं कि नए समर्थक जो आते हैं कि अब मैं मीटिंग कराना चाहता हूँ, मैं उनको टाइम दे दिया गया। अभी तक जितनी मीटिंग हुई हैं जो मैंने देखी है, एक आध मीटिंग को छोड़कर, एक धनास में मीटिंग कांग्रेस वाले साथियों ने की थी, वो शायद 1500 आदमी की थी। बाकी जितनी मीटिंगें भी आप देख रहे हो, टंडन जी कर रहे हो या मनीष तिवारी जी कर रहे हो, वो 100, 150, 200 तक ही सीमित है। तो इसका मतलब ये है कि अभी लोग कर रहे हैं, पार्टियों ने काम शुरू नहीं किया। जब पार्टियां काम शुरू करती हैं तो फिर एक निर्देश होते हैं उसके आसपास रहने वाले कार्यकर्ताओं को, हर पार्टी से जो गाइडलाइंस आती हैं। अभी मुझे लगता है कि पार्टियों ने नहीं, एक लोगों ने चुनाव शुरू किया है, जो उनके नए समर्थक आते हैं। तो चुनाव नॉमिनेशन के बाद फिर पार्टियां तय करती हैं बैठ के कि अब इंतजाम खुद किया जाए, वहाँ टेंट हो, वहाँ पे माइक हो, वहाँ के कार्यकर्ताओं को वहाँ इन्फॉर्म किया जाए कि इतने बजे वो है, वो 10 इसके बाद 14 के बाद शुरू हो जाएगा। ये मोटा मोटा आकलन तो आज यही कर सकते हैं। सर, जहां तक कांग्रेस की बात है, 2 सवाल हैं कांग्रेस से रिलेटेड। एक तो क्या पवन कुमार बंसल एक्टिव होंगे, क्योंकि आपकी मुलाकात हुई होगी या नहीं भी हुई होगी वो तो आपको जानकारी है। एक तो ये, अगर वो एक्टिव होते हैं तो क्या असर होगा, नहीं होते हैं तो क्या होगा। दूसरा, जिस तरह से अकाली दल से हरदीप सिंह ने पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, उसका फिर कांग्रेस का क्या असर होगा, कांग्रेस पर क्या असर होगा, ये दोनों ही बातें आपको यहाँ पे बताने की जरूरत है जो लोग जान सकें। देखिए, जहाँ तक बंसल जी का ताल्लुक है, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए, बंसल जी के नाम पे थोड़ी नीची आवाज नहीं, ऐसा नहीं है। शायद 2 महीने पहले कम मुलाकातें होंगी, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद ज्यादा मुलाकातें होंगी आपकी, मेरी। मैं कह सकता हूं कि उनके बाद 4-5 बार मेरी मुलाकात हुई। 2 बार तो मैं घर गया। और जी, मैं एक बात बड़े साफ कहना चाहता हूं कि मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि आज उनको टिकट नहीं मिली तो हम उनके दरवाजे या उनके घर उनको मिलना जोना छोड़ दें। ये होना नहीं चाहिए राजनीति में। हमारा बहुत लंबा साथ रहा है और सबका रहा है। आज जो कुछ लोग उनके बारे में, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, जब कुछ इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या कुछ ऐसे कमेंट्स उनके प्रति दे दिए गए, खुद मुझे भी अच्छा नहीं लगा, नहीं डालने चाहिए। और वो लोग को तो बिल्कुल नहीं डालने चाहिए जो कभी मैंने उनको देखा वहाँ किस हालात में बंसल जी के आगे खड़े रहते थे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं, ये चीज़ें ज़्यादा अपने आप को नज़दीक दिखाने के लिए की जाती हैं। हालांकि मनीष तिवारी जी, इस बात को मुझे पूरा विश्वास है कि वो सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह जब मेरी बंसल जी से मुलाकात हुई, पहली मुलाकात तो उस दिन हुई थी जब 2 दिन की टिकट ना मिलने के बाद मैं गया था। तो उस दिन स्वाभाविक है, थोड़ा सा मूड अपसेट था फैमिली का भी, कि मायूसी थी, मायूसी कह लें या अपसेट कह लें, कुछ भी। अब जब मेरी बाद में 3-4 मुलाकातें हुई हैं तो उसमें वो खुश थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। ये बोला कुछ ऐसी बातें उठी कि कुछ लोग जो नाराजगी थे, ये बातें दफ्तर में या कई लोगों ने उठाने की कोशिश की कि शायद इसके पीछे बंसल जी का हाथ है। मैं कह सकता हूं, उन्होंने मुझे क्लियर शब्दों में कहा कि ना तो मैं इनको ये बातें कही थी कि ये करो, ना मैं इस स्थिति में था कि मैं इनको रोकूं अभी। तो मैंने, इसलिए मैं चुप्पी थी। एक बात पक्का है कि मैं विरोध में नहीं हूं। हाँ, मैंने कब ज्वाइन करना है, जब उचित समय आएगा, मैं सबसे पहले आपको भी बताऊंगा, तुम्हें भी बताऊंगा कि मैंने कब ज्वाइन करना। उन्होंने मना नहीं किया कंपेनिंग को। विरोध में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला मनीष तिवारी जी के। हल्कि उन्होंने मुझे बताया कि मनीष तिवारी जी मुझे मिलने भी आए थे, उनका फोन भी आया था, हमारी बातें क्या हुई सब बताया उन्होंने। कोई कड़वाहट वाली बात उनके मन में अब नहीं थी। उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कहा कि ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं मैंने टिकट कटवा दी, वो कटवा दी, कहते ये कौन है टिकट मेरी कटवाने वाले, अगर कटी है या मिलती थी तो तब भी हाईकमांड से मिलती थी, और जो नहीं मिली तो कोई वजह होगी वहां। अगर मेरे मन में कुछ होगा तो वहां उनके प्रति होगा। इनसे मैं क्या लड़ूं या इनसे मैं क्या इनकी बातों का जवाब दूं। हाँ, उनको इस बात का दुख था कि उनकी टिकट ना मिलने के बाद जो कुछ टिप्पणियां या जो कुछ आज भी कुछ लोग कर रहे हैं, ये मुझे भी बुरा लगता है, मैं समझता हूं। और कुछ स्वाभाविक की स्थिति है, मनीष तिवारी जी इससे खुश नहीं है। बहुत से लोग आज उनको खुश करने के लिए शायद वहां पवन बंसल के खिलाफ बोलते हैं कि शायद इससे मनीष तिवारी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं, कोई भी बड़ा लीडर होता है, अब उनकी मजबूरी हो सकती है उनको नहीं टोकना या उनको कम टोकना, लेकिन वो इसमें मनीष तिवारी जी भी और बंसल जी की तरफ से इतनी कनवाहट मुझे नजर नहीं आई। यानी कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी समय पवन कुमार बंसल कंपेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और मनीष तिवारी के समर्थन में वोट मांग सकते हैं। देखिए, ये उनके निजी मामला है।
मैं तो वो आकलन बता रहा हूँ जो मेरी उनसे बातचीत हुई है। मैंने उनसे पूछा था कि जी कैंपेन की क्या है, कहता है उचित समय आने दो, मैं ज्वाइन कर लूँगा। ज्वाइन कर लूंगा। जो हरदीप वाला मसला है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है, कई बार 2-3 चुनाव मेरे ख्याल से नगर निगम का चुनाव जीते भी हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को इसका कितना लाभ मिलेगा यहाँ पे? देखिए इनडायरेक्टली तो कांग्रेस को ही फायदा होगा, चाहे उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। आम आदमी पार्टी का जब अलायंस है, नाराजगी भी हो सकता ही है कि आप ये तो कैसे होगा, ये होगा। मैं उस पार्टी में और इस पार्टी में भी कि ये कैसे आ गए? इस पार्टी में भी होगा, उस पार्टी में भी होगा। अभी दो साल पहले या एक साल भी नहीं हुआ अभी तो, जो चुनाव हुआ उसमें हरदीप सिंह ने इसको भाजपा को वोट डाली है। पिछले चुनाव में भी भाजपा को डाली है। इतने साल से आप भाजपा के पक्ष में बोलते रहे, तो जो सिख मासिस है या ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स को जानते हैं, वो एक सवाल तो पूछेंगे हरदीप सिंह, एक क्या वजह हो गई एकदम से तुम्हें इधर बदलना पड़ा? अकाली दल ने तो कोई स्टैंड नहीं बदला अपना, जो आप हमेशा कहते रहे थे। फिर आपकी तो इज्जत बहुत बढ़ाई है। अगर आपको आज मान साहब के सामने बिठा दिया, तो इसके पीछे तो वो टिकट है ना जो सुखबीर सिंह बादल ने आपको दिया। जी, आपका कद बढ़ा है तो आपको राजनीति में बार्गेनिंग करने का मौका मिल गया है। अब आगे जाके देखना है कि वो अपने कितने लोगों को, जो अकाली दल के सिख मासिस है, ये तो समय बताएगा। ये मैं कहता हूँ, कई बार हम फैसला ले बैठते हैं कि पता नहीं मेरे पीछे सारा शहर है या कम है या ज़्यादा है। हरदीप सिंह जाति तौर पर अच्छे आदमी हैं, उनकी एक अपने वार्ड में इस तरह जीतना लगातार, ये भी अपने आप में एक हमें सिखाता है कि लीडर ने कुछ किया है। वो वार्ड की स्थिति तो हो सकती है, अब पूरे चंडीगढ़ में क्या है अभी मुझे नहीं लगता कि हरदीप सिंह उस स्थिति में है कि पूरे चंडीगढ़ के वोटर के ऊपर वो असर डाल सके। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही करें। दूसरी बात कि पहले पता चला कि हरदीप सिंह भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, फिर अचानक 1-2 दिन के बाद फिर पता चलने लग गया कि नहीं, ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे और आज ज्वाइन कर भी लिया। ये नहीं समझ में, ये शायद उन्होंने 1-2 दिन में ना अपना आकलन किया होगा। थोड़ा सा मैं बता दूं, भाजपा के लिए भी ये चिंता का विषय हो सकता है। जो किसान आंदोलन हुआ, हालांकि चंडीगढ़ में गांव में किसानों की आबादी उतनी नहीं है, जमीनें खत्म हो चुकी हैं, ज़्यादातर किराएदार आ चुके, बस चुके हैं। लेकिन अभी भी जो बुनियादी किसान जिसको जमींदार बोलते हैं, वो किसान आंदोलन की वजह से भाजपा से नाराज है। तो शायद हरदीप सिंह ने आकलन किया है कि अगर मैं उधर जाऊंगा तो ये लोग मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं, ये भाजपा को वोट देने के मूड में नहीं है। तो ये शायद एक बड़ा मुझे कारण लगता है कि अगर मेरा साथी सरदार जो सिख जिसको रिप्रेजेंट करते हैं या क्लेम करते हैं अपने आप को, वैसे मैं एक बात बता दूं, आज की वो बातें खत्म हो चुकी हैं कि कोई एक लीडर ये कहे कि मैं ही फलाना कमेटी का लीडर हूं, वो स्थितियां अब खत्म हो गई। मैं अरोड़ा खत्री हूं, मैं नहीं क्लेम कर सकता कि सारे चंडीगढ़ के अरोड़ा मेरे पीछे हैं। कोई आज कहे कि मैं बनिया लीडर हूं, सारा बनिया मेरे पीछे है, या कोई कहे मैं जट लीडर हूं, ये नहीं होता। चंडीगढ़ का वोटर तो खासकर आकलन करता है कि इसमें कैंडिडेट कौन है। और आज स्थिति ये है, मैं बता दूं, वोटर के सामने फैसला करना मुश्किल हो रहा है। दोनों नए लीडर हैं, दोनों की इमेज अच्छी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एक को बुरा कहूं, दोनों की अच्छी इमेज है। अब शायद ये पहला चुनाव होगा जब वोटर आखिर तक कंफ्यूज रहेगा कि इन दोनों में से अच्छा कौन है। सर दूसरी बात, जो भाजपा का आपने नाम लिया, दोनों नए कैंडिडेट हैं, भाजपा की स्थिति आप क्या देख रहे हैं कि जिस दिन संजय टंडन को टिकट मिली, उस दिन लोग आकलन करने लग गए कि लाख वोट से जीत जाएंगे, 80,000 वोट से जीत जाएंगे ये। अब ये आकलन घटते घटते दोनों को बराबरी पर लेकर के आए कि ये 50-50% का हिसाब किताब बन रहा है। तो क्या बहुत तेजी से कांग्रेस ने रिकवरी करके भाजपा को पछाड़ने की कोशिश की, या भाजपा पिछड़ती चली जा रही है? कुछ ऐसा है क्या? देखिए, आप को याद रखना चाहिए, नगर निगमों के पिछले चुनाव दोनों पार्टियों के बराबर बराबर वोट थे। 30% कांग्रेस का था, इतना ही लगभग भाजपा का था। तो हो सकता है टंडन जी के लिए पहले 30% वाले ज़्यादा बोले हों, कांग्रेस वाले थोड़े बाद में बोले हों। ये जो चुनाव होता है ना जी, इसमें दोनों पार्टियों का, ये ट्रेडिशनल पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इनका एक थोड़ा सा वोट बैंक तय है। जैसे किसी टाइम कांग्रेस जीतती थी, इनका 36, 37, 38% पक्का वोट था। सिर्फ 4-5% वोट चाहिए होता था, कांग्रेस जीत जाती थी। भाजपा थोड़ी पीछे थी, इस वजह से वो हार जाती थी। अब जो स्थितियां बनी हैं, जो भाजपा के पक्ष में कह लीजिए, या नगर निगम चुनाव का हमें एक सैंपल हमारे सामने है, तो अब दोनों की वोट बराबर है।
तो बराबर वोट में मुकाबले कड़े होते हैं। अब आगे जाके देखना होगा कि दोनों पार्टियां क्या क्या मुद्दे लेके जाती हैं, चुनाव का रुख किस तरफ जाता है। चंडीगढ़ का चुनाव दूसरे चुनावों से, लोकसभा के क्षेत्रों से अलग है। वहां पर 3 टायर डेमोक्रेसी है, लोकसभा है, विधानसभा है और नगर निगम, और नीचे पंचायतें भी हैं। तो वहां मेंबर पार्लियामेंट की लोग ज्यादा महसूस नहीं समझते, वो कहते हैं कि इनका काम दिल्ली का है, नीचे वाला काम एमएलए करेगा, काउंसलर करेगा या पंच सरपंच करेंगे। चंडीगढ़ का चुनाव में लोगों की जो उम्मीदें होती हैं वो एमपी के लिए भी सेम है। वो चाहते हैं कि एमपी कॉरपोरेशन का भी काम करे, एमपी पंची सरपंची भी संभाले, मतलब सारी जो उम्मीदें होती हैं चंडीगढ़ की राजनीति में वो एमपी के ऊपर होती हैं। अब चंडीगढ़ में, बाकी प्रदेशों में अलग है थोड़ा सा। अब यहां देखना है कि कौन सा दोनों में से कैंडिडेट चंडीगढ़ की जनता को यह कन्विंस कर पाता है कि पार्लियामेंट मेंबर के साथ साथ मैं नगर निगम को भी संभालूंगा। अब नगर निगम संभालना मैं इसलिए कह रहा हूं कि नगर निगम चल ही नहीं सकता अगर मेंबर पार्लियामेंट वहां से पैसा ना लेके आए। सिंपल सी बात है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नगर निगम में एमपी की जरूरत नहीं है? एमपी काउंसिल उसका मेंबर भी होता है नगर निगम का, वहां भी उसकी भूमिका होती है, बैठता है उसमें, क्या मुद्दों लेता है, कैसे सपोर्ट करता है। टैक्सेस लगाने हैं तो ना लगे, इसके लिए केंद्र से फंड चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लोगों के मुद्दे ढंग से कौन उठा सकता है। ये अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कहने में। अब एक मनीष तिवारी जी ने चुनौती दी है संजय टंडन जी को, मेरे लिए बहस कर लें ओपन किसी प्लेटफॉर्म पे। मुझे नहीं लगता इसकी शायद जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की तरह चली तो 3-4 संस्थाएं हैं जो दोनों कैंडिडेटों को एक मंच पे बुलाती हैं। हॉर्सवैक का है, हमेशा दोनों कैंडिडेट को एक दिन एक ही मंच पे बुलाती हैं। क्राफ्ट्स है वो बुलाती हैं, प्रेस क्लब बुलाता है, एक दो और संस्थाएं भी हैं, शायद पता नहीं इस बार वो बुलाएंगी नहीं बुलाएंगी। तो बार चैनल वाले भी आते हैं, आयोजन करते हैं। तो ये बहस तो होनी है, ये बहस होनी है। चाहे कोई भी पीछे भागना चाहे तो भाग नहीं सकता इससे। बहस के लिए तो दोनों को तैयार रहना पड़ेगा कि मुद्दे कुछ भी हों, इसके लिए उनकी पार्टियों में अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, चाहे मनीष जी हो या वो हों। अब सवाल यह है कि चंडीगढ़ की जनता किस मुद्दों से जूझ रही है, वो मुद्दों पे किस कैंडिडेट का क्या रवैया है। सर एक चीज देख रहे हैं कि आपके कांग्रेस के तरफ भी और भाजपा के तरफ से भी ये नेशनल और इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, जबकि लोग चंडीगढ़ शहर के लोगों को लोकल चाहिए। लोकल मुद्दा तो कहीं है ही नहीं, गांव ने कंप्लीट नहीं। लोकसभा के चुनाव जब भी कोई लड़ता है ना, वैसे तो एक बात मैं कह दूं, एक तो आज मैं आपके ना कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते बात कर रहा हूं, ना कोई भाजपा के अंगेश या समर्थक के नाते। आज हम एक इंडिपेंडेंट आकलन कर रहे हैं। चुनाव में जिस पार्टी के कैंडिडेट को जो मुद्दा सूट करता है वो वही उठाता है। पिछले मुद्दे जब थे, आप अंदाजा लगाइए कि किरण खेर जी जब लड़ी, आखिर तक ये था कि वो हार रही है। मीडिया ने भी लिख दिया, लोगों में भी था कि 2019 की मानते हैं ना इस बात को। एक बार मोदी जी ने आके बोल दिया वहां पे कि किरण खेर को मत वोट दो, मुझे दो, मैं चंडीगढ़ को देखूंगा। रातों रात इलेक्शन पलट गया। आखिर से लेकर आखिर तक मोहन बांसल जी जीत रहे थे। सारे हम आश्वस्त थे, ये कोई मार्जिन 30,000 गिन रहा था, कोई 20,000 गिन रहा था, कोई 10,000 जीत रहा था, लेकिन जीत सभी कह रहे थे, मीडिया भी लिख रहा था। नहीं सर, हमने जो हमारा आकलन था कि कम से कम 5,000 वोट से ही जीते, लेकिन भाजपा जीतेगी मुझे लग रहा था। हो सकता है, पर 5,000 ही था ना, बहुत बड़ा आकलन। तो आगे पीछे तो 5,000 तो एक मुद्दे पे एक रात में बट। तो ये मुद्दे कहां जाके आखिर में क्या लेते हैं। और मैं फिर मानता हूं कि ये चुनाव 25 तारीख के बाद हमें सही पता लगेगा कि अब वोटर कहां जा रहा है। बहुत से सेक्शन में आपको बताता हूं, अभी चुप बैठे हैं हम। सिर्फ एक वर्ग खुल के आया है भाजपा के पक्ष में, वो है व्यापारी वर्ग, जो बाय एंड लार्ज थोड़ा सा उन्होंने खुल के बात की है। एक होटल में किया। बाकी कोई भी वर्ग जो है, कर्मचारियों का भी रुख पता नहीं, कर्मचारियों का रुख पता नहीं। गांव के अभी बहुत लोग छितर भी याद रख रहे हैं, बस छितर भी मारे गए, कर्मचारी जेल भी गए, इस तरह की चर्चा है। कॉलोनियों का भी अभी रुख पता नहीं। जो जाता है उसकी मीटिंगें उतनी हो रही हैं। मैं सारी मीटिंगें करता हूं, हर आदमी की वही 100, 150, 200 की मीटिंग हो रही है, बड़ी नहीं हो रही, जबकि 20-20 हज़ार वोट है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग चुप बैठे हैं, अभी अपना पक्ष नहीं। जिस दिन पक्ष होगा ना, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा, लोग उसकी रैली में लोग गलियों में से पैदल जाते हैं। जिस दिन नजर नहीं आएंगे, जब तक उस दिन तक ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि हवा का रुख किस तरफ। तो मेरा अंदाजा है कि इस वक्त थोड़ा क्लोज कंटेस्ट होगा, नजदीकी मामला होगा। अब किसके पक्ष में क्या जाता है, ये दोनों पार्टियों के कैंडिडेट पर
हाँ, एक चीज थोड़ा सा असर करती है, एक दो दो 3-4% वोट ऐसी होती है जो देखती है प्रचार किसका ज्यादा है, मीडिया में उसका असर है, लोग क्या उसके झंडे कहाँ जा रहे हैं उसके लिए बात करते हैं। वो बड़ा खतरनाक एक सेक्शन होता है 4-5%। बिल्कुल। अगर क्लोज कंटेस्ट हो, वहां भी एक कॉन्शियस रहने की जरूरत पड़ती है पार्टियों को कि इसमें भी कहीं ना पिछड़ जाए। बहुत से लोग हमें जाते हैं जी वो तो नजर ही नहीं आता वहां पे, वो तो जी उसका झंडा नजर नहीं आता। अब खैर झंडे झुंडे तो इस बार नजर नहीं आएंगे मुझे लगता है, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पूरे देश में है, तो झंडा झुंडा लगाना अब कम होगा। बिल्कुल। लेकिन परिस्थितियां अभी मैं यही कह सकता हूँ कि आज के समय में बड़ा नजदीकी मामला है, कुछ भी इधर उधर हो सकता है। किसी मतलब कांटे की टक्कर है इस किसी बार। को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जी कोई लाख से जीत रहा है या कोई लाख से हार रहा है। ये अभी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सर अभी तक जो कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो तो लोगों के बीच में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाजपा में अंदरूनी कलह नहीं है, भले ही ये बाहर तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आप क्या समझते हैं सर इसको? हाँ, ये बात आपकी सही है। वो क्यों आकलन हो रहे हैं, राजनीतिक शायद दायरे में भी हो रहे हैं कि अभी तक जितनी भी पब्लिक मीटिंग हुई है उसमें टंडन साहब के साथ भाजपा कोई दूसरा बड़ा नेता उनके साथ नजर नहीं आया। शहर के शहरी नेता है, हाँ, जो भी भाजपा के हैं कोई भी, मेरे ख्याल है कि उनके ना तो उनके समर्थक कह सकते हैं, जो वो तो बिल्कुल नजर नहीं आए जो टिकट के लिए दावेदार थे, ना उनका कोई समर्थक टंडन साहब के नजर आए। इससे थोड़ा थोड़ा ये बातें उठने लग गई हैं। कांग्रेस में तो हमेशा से रहा है कि यहाँ थोड़ा हमारा खुलापन ज्यादा है, विरोध है तो बहुत सड़कों पर भी कर देते हैं। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा उनका हाईकमांड जो है स्ट्रांग है, इस वजह से शायद उनकी बातें, लेकिन हाँ थोड़ी बड़ी उड़ उड़ के बातें आ रही हैं कि कुछ लोग अभी भी वहां नाराजगी भी है। एक जो सर अहम सवाल है, हर बार लोकसभा चुनाव में हरमोहन धवन साहब होते थे, हर बार वो चुनाव लड़ते थे, नहीं लड़ते थे तो किसी के पक्ष में भी वो रहते थे। इस बार वो नहीं है, उनका निधन हो चुका है। क्या उनके परिवार का भी कोई असर रहेगा इस चुनाव पर? देखिए, ये तो सब मिस कर रहे हैं, और खासकर जो राजनीति क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो तो धवन साहब होते थे तो एक इलेक्शन का रंग रूप ही और होता था, रंग रूप और होता था। और उन्होंने तो 1980 से जब चुनाव में उतरे, उन्होंने शहर की कैंपेन का रुख ही और तरह कर दिया था। जो पहली बार मुझे याद है उस वक्त जो इनके कटआउट लगे थे, तो वो शहर लगता था कि जैसे शहर हरमोहन धवन ने ही बनाया हो। तो वो चीजें हैं, लोग मिस कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो परिवार पे डिपेंड करता है। देखिए, परिवार में लेगेसी को लेके ले जाना परिवार के लोगों का काम होता है। मेरी उनसे 1-2 बार मुलाकात हुई है परिवार के लोगों से, सलाह मशवरा भी उन्होंने किया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कोई ऐसा उन्होंने। मैं तो अफसोस के लिए गया था कि डेथ के बाद मैं जा नहीं पाया था, फिर दोबारा गया, डेथ पे तो गया ही था मैं। तो है उनके मन में राजनीति की इच्छा तो है, शायद तय नहीं कर पा रहे होंगे अभी, मुझे लग रहा है। मैं तो यही लग रहा था उनकी बातों से कि अभी भ्रम की स्थिति में है थोड़ा। सर चुनाव में अक्सर मैंने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, यहाँ के रंग रूप जो ऑफिस में ये होते थे हलचल, और धवन साहब के घर में जो हलचल होते थे, वो जो चुनावी लोग आते थे, सभी में सबसे हर बार यही लगता था कि धवन साहब जीत रहे हैं चुनाव के वहां के देख। देखिए, ये उनकी खूबी थी। मैं तो मतलब राजनीति में मैं समझता हूँ कि अगर कोई किताब लिखेगा चंडीगढ़ के बारे में तो धवन साहब को इग्नोर नहीं कर पाएगा। राजनीति को अपने ढंग से, हार जीतना, इतना जीते नहीं वो जितना हारे हैं। कोई शायद ही ऐसा देश का लीडर होगा जिन्होंने इतनी हार देखी और इसके बावजूद इतना जिंदा दिल रहना, लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई उनकी आज भी, उनके जाने के बाद भी उनकी आलोचना नहीं कर सकता। सीटिंग एमपी से ज्यादा लोकप्रियता उनकी। हाँ, उनका तरीका था, लोगों में बीच रहने का एक तरीका था, वो भी एक खूबी है। मैं समझता हूँ बहुत सी बातें उनसे सीखनी चाहिए। जो उनका वोटर से मिलना, घर जाए आके जो उनकी हॉस्पिटैलिटी थी, बात करने का तरीका, या पब्लिक लाइफ में, वो कम लीडरों में होता है। बच्चे को भी वो जी लगा के बात हाँ, ये तो है, उनमें खूबी थी। लेकिन अब तो उनके परिवार के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके बच्चे या मिसेस धवन की, जो मैं समझता हूँ कि धवन साहब की जितनी भी सफलता थी उसके पीछे अगर किसी औरों को हाथ देखा जाए तो उससे सबसे ज्यादा उनकी धर्म पत्नी का था। जिस तरह घर में माहौल था, उस घर को संभालना ये आम स्त्री का काम नहीं है। आज भी सतेंद्र धवन जी का मैं समझता हूँ जितना धवन साहब का रिस्पेक्ट है, आज भी सोशल सर्कल में, सोशल सोसाइटी में मिसिस सतेंद्र का उससे ज़्यादा
मान सम्मान है। मान सम्मान है। तो आपने सुना अभी सुभाष चावला जी को, जिन्होंने पूरे परिदृश्य पर, जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में बताया, और आज इन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कही जिससे हम आकलन भी कुछ कर सकते हैं। दोनों को बराबरी के तौर पे इन्होंने रखा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी, लाख, 50,000, 10,000 या बहुत जो कांटे की टक्कर है, कौन जीतते हैं कौन हारते हैं, ये तो बात की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने। शुक्रिया। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।